नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा 5 फरवरी को दिल्ली में आने वाला है विकास का नया बसंत। केजरीवाल पर लगाया दिल्ली को लूटने का आरोप। दिल्ली भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया नया कैंपेन सॉन्ग। केजरीवाल ने किया आपकी जीत का दावा। आप संयोजक के घर के बाहर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। नाराज लोगों ने फूंका केजरीवाल का पुतला। जकार्ता में मुरुगन मंदिर के कुंभाभिषेकम समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन। भारत इंडोनेशिया के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का किया जिक्र। अनेकता में एकता को बताया साझा मूल्य। महाकुंभ में कल बसंत पंचमी के आखिरी अमृत स्नान के लिए उमड़ रही है आस्था की भीड़। प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था पर जोर। 34 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। और भारत ने लगातार दूसरी बार जीता अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से दी शिकस्त। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर के पुरम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। पीएम ने विश्वास जताया कि इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी को घेरते हुए पीएम ने कहा कि आपदा पार्टी ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद कर दिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के पार्टी छोड़ने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कभी भी इनकम टैक्स में इतनी बड़ी रियायत नहीं दी गई। पीएम ने नेहरू इंदिरा दौर की सरकारों में भारी आयकर दरों की याद भी दिलाई। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को
1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डोर टू डोर कैंपेन के तहत दिल्ली की जनता से संवाद किया और चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनता ने आपदा सरकार को हटाने का मन बना लिया है। दिल्ली के सभी निवासियों ने बहुत स्पष्ट भाव से मन बना लिया है कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है और दिल्ली का जो भाईचारा, दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली की जो ऐतिहासिक परंपरा है, उसको फिर से लौटाना है और दिल्ली को विकास की गति पे विकसित दिल्ली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही इस बार वोट देने का लोगों ने मन बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के मद्देनजर नया कैंपेन सॉन्ग जारी किया है। दिल वालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए। इस बोल से गाए इस गीत को भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने आवाज दी है। बता दें कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की ओर से जारी ये तीसरा वीडियो सॉन्ग है। इसके पहले बीजेपी ने जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में नामक टाइटल सॉन्ग जारी किया था, जबकि दूसरा चुनाव कैंपेन सॉन्ग भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में जारी किया जा चुका है। और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं भाजपा की सीटें कम होती जा रही हैं और आप ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन आए हैं, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। उनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो देख लो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। पंजाब में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान मामले को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। साथ ही मामले में अरविंद केजरीवाल को माफी मांगने के लिए भी कहा। अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा इनकी सरकार है। मैं कोई अवरोध उत्पन्न करने यहाँ नहीं आया हूँ, न कोई राजनीतिक हमारा मकसद है। मैं इतना ही कहने आया हूँ कि मूर्ति बाबा साहब का भेंट करने आया हूँ। मेरे हाथ से, मेरे साथियों के हाथ से, अंबेडकर वादियों के हाथ से मूर्ति ग्रहण कर लें। अरविंद केजरीवाल जी घर से बाहर आकर के और माफी मांग लें कि पंजाब में इनकी सरकार है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अपमान किया गया, घोर अपमान किया गया। और दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण में है। सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा में रोड शो किया।
दिल्ली चुनाव में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव से 1 दिन पहले यानी 4 फरवरी तक घर से ही वोट डालने की सुविधा दी है, जिसके तहत 31 जनवरी तक पात्र पंजीकृत मतदाताओं में से 92% मतदाताओं ने सफलतापूर्वक मताधिकार का उपयोग कर लिया है। इनमें 5,982 वरिष्ठ नागरिक और 998 दिव्यांगजन हैं। पश्चिमी जिले में सर्वाधिक 94% पात्र मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त आर एलिस वेज का कहना है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। We have completed our home voting. Yesterday, the entire activity of home voting completed, and it is one of the important aspect of ensuring inclusive and accessible election. There we are covering 85 plus senior citizen and persons with disability, and we have distributed the necessary forms required for that purpose, and they have opted for home voting, and we covered and we made a team of officials which includes even doctors also. और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में मुरुगन मंदिर के कुंभाभिषेकम समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने भारत और इंडोनेशिया के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंधों को भी सराहा। हम हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं। हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास से जुड़े हैं। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। हमारा संबंध साझी आस्था का है, अध्यात्म का है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन और भगवान श्री राम का भी है, और हमारा संबंध भगवान बुद्ध का भी है। इसलिए साथियों, भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई व्यक्ति जब प्रबानन मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्षों बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, तब भी सपा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सपा के सारे ट्वीट भी महाकुंभ के विरोध में आए हैं। वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए। दुनिया बना रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंची लेखिका और सांसद सुधा मूर्ति ने कहानियों और साहित्य की भूमिका के बारे में बताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य कहानियों के जरिए बच्चों को शिक्षा देना है। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद रहे। जयपुर में दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने बच्चों को दिए जाने वाले संस्कार में कथा और कहानियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। पद्मश्री, पद्म भूषण, इंफोसिस फाउंडेशन की फाउंडर, राज्यसभा सांसद, फिलांथ्रोपिस्ट, और आज जयपुर लिटरेचर में बच्चों की और बच्चों की नहीं, बड़े बूढ़े और जवान सभी की पसंदीदा लेखिका के तौर पर हम स्वागत करते हैं सुधा मूर्ति जी का। सारी भूमिकाएं आपने आज तक निभाई हैं, आपकी सबसे पसंदीदा भूमिका कौन सी रही? बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे टीचर, आई यूज्ड टू टीच इन कॉलेज में पढ़ाती थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं
टीचर फैमिली से आई हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आती हैं तो लोग सोचते हैं कि एक टेक्निकल बैकग्राउंड है और वहाँ से एक लेखिका बनना और बच्चों की किताब पढ़ना लिखना, जिसके लिए आपने कहा है कि सिर्फ आपको सोचना ही नहीं, आपको महसूस होगा अगर बच्चों की तरह, तभी आप लिख सकेंगे। तो ये जो एक बैलेंस है उसकी एक अलग तरह का एक व्यक्तित्व होना चाहिए, तो वो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? बच्चे कैसे होते हैं आप ज़रा ऑब्जर्व कीजिए। वो निर्मल होते हैं, बयास नहीं होते हैं और भय नहीं है, एडवेंचर्स होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। मोर इम्पोर्टेंट, बच्चों में एक गुण है, वो गुण है एडवेंचर और सत्य बोलते हैं वो। तो वे बच्चों के किताब लिखने में आपको वो बच्चे जैसा मन चाहिए, निर्भय, सत्य और छोटे में आनंद करना। लेकिन आज जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो मदर्स हैं वो वर्किंग हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें खोती जा रही हैं। तो आपको कितना लगता है कि ये मतलब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को इस तरह की? बच्चों को दादा दादी नाना नानी का बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन भी प्रैक्टिकल। अभी देखिए और जयपुर की एक लड़की मुंबई में काम करती है, अभी उसका माता पिता और उसका बच्चों का नाना नानी दादा दादी आएंगे बम्बई को, 1-2 दिन आते हैं, 1 हफ्ते आते हैं, ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। वो रियलिटी है। इसीलिए मैं बच्चों को मैं क्या बोलती हूँ, वो उत्तम वैल्यू गुण आना चाहिए कि सत्य बोलना, अच्छा काम करना, जलस नहीं होना, ईर्ष्या नहीं करना। ये सब मैं कहानी के माध्यम से कहानी लिखती हूँ। थैंक यू सो मच दूरदर्शन से बात करने के लिए। और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को शुभ लग्नानुसार प्रातः 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। आज वसंत पंचमी के अवसर पर पुरातन परंपरा अनुसार टिहरी राज परिवार के नरेंद्र नगर महल में पंचांग और चौकी पूजन के बाद कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया। इस मौके पर टिहरी राज परिवार के महाराजा मनुजेंद्र शाह, महारानी व टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय, बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूद्री, बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल भी मौजूद रहे। बसंत पंचमी के पावन पर्व जो होता है, इसी पर्व के आधार के दिन जो है भगवान बद्री विशाल भगवान के कपाट कौन सी तिथि को सुलभ होगा, कौन सी तिथि को जो शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाएगा, वो तिथि आज घोषित होती है। आज जो तिथि घोषित हुई है वो 4 मई 2025 को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। उससे पूर्व जो पूजाएँ परंपराएँ हैं जिसमें तेल कलश और गाड़ू घड़ा है, वो 22 अप्रैल को टिहरी दरबार से निकल के और 6 तारीख को 4 मई को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में डिमरी समाज के द्वारा उसको लेके प्रवेश किया जाएगा। बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की जो तिथि है उसकी घोषणा आज राज दरबार में महाराजा मनुजेंद्र शाह जी ने अपने श्रीमुख से की है और जो कपाट खोलने की जो तिथि है वो 4 मई को घोषित हुई है। 4 मई को महाराजा साहब की जन्म कुंडली के आधार पर उत्तम मुहूर्त और बद्रीनाथ जी के नाम से भी जो राशि बनती है उससे भी उत्तम मुहूर्त बना है। उस दिन रवि पुख्य योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है, इसलिए 4 मई को बद्रीनाथ भगवान के कपाट दर्शनार्थ के लिए खोले जाएंगे सुबह प्रातःकाल 6 बजे। और इसके साथ ही अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए मेला प्रशासन हर तरह से सतर्कता बरत रहा है और स्नान की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्नान घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। श्रद्धालुओं के आने जाने का मार्ग निर्धारित किया गया है। पुलिस के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। पूरे मेले की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मेला क्षेत्र में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ नगर के साथ ही शहर और मंडल के सभी डॉक्टर सजग रहेंगे।
बसंत पंचमी के अवसर पर होने वाले अमृत स्नान पर किसी को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। और महाराष्ट्र में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण होने वाली संदिग्ध मौतों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। महाराष्ट्र में इस दुर्लभ बीमारी के कुल 149 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से 124 मामलों की पुष्टि नहीं हुई है। कल शाम पुणे के वारजे इलाके में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मरीज की मौत सांस लेने में दिक्कत के कारण हुई। इससे पहले राज्य में 4 और संदिग्ध मौतें हुई थी। गुइलेन बैरे सिंड्रोम की स्थिति पुणे में अधिक चिंताजनक है। अब तक इस इलाके से जीबीएस के 82 मामले सामने आ चुके हैं। और केंद्रीय जांच ब्यूरो और हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को गिरफ्तार कर लिया है। जोगिंदर को फिलीपींस से भारत डिपोर्ट किया गया है। जोगिंदर लंबे समय से विदेश में बैठकर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जोगिंदर हत्या समेत कई मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। वो हरियाणा पुलिस के वांछित अपराधियों की लिस्ट में भी शामिल है। सीबीआई ने हरियाणा पुलिस से अनुरोध पर 25 अक्टूबर 2024 को इंटरपोल से जोगिंदर के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था। वैश्विक स्तर पर सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना दे दी गई थी। रेड नोटिस के तहत जोगिंदर ग्योंग को बैंकॉक से आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए जोगिंदर को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 2021 से अब तक इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय के माध्यम से 100 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। और अब बात खेल की खबरों की करते हैं। जी हां, भारत ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 83 रन के लक्ष्य को भारत ने 1 विकेट खोकर 11 ओवर 2 गेंद में हासिल कर लिया। भारत में बिना किसी नुकसान के 17 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 82 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। भारत ने सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना रखी है। भारत ने पहला, दूसरा और चौथा मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड को तीसरे मुकाबले में जीत मिली थी। आज भारत की कोशिश जीत के साथ सीरीज 4-1 से अपने नाम करने की होगी। वहीं इंग्लैंड आज के मैच में सीरीज में अपनी साख बचाना चाहेगा। आज का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और हरियाणा की निशानेबाज रमिता जिंदल के अनुसार राष्ट्रीय खेल अब पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ सामने आए हैं। उनके मुताबिक अब इन खेलों में स्कोरिंग काफ़ी हाई हो चली है, जिसके चलते स्पर्धा के स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाली रमिता ने इन खेलों को लेकर अपना अनुभव डीडी न्यूज़ की टीम के साथ साझा किया है। हरियाणा के निशानेबाज रमिता जिंदल ने राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो कैसे देखती हैं वो अपनी इस कामयाबी को, सीधे उन्हीं से जानते हैं। रमिता, क्वालिफिकेशन में एक बेहतर प्रदर्शन कहना चाहिए, नेशनल गेम्स का आपने रिकॉर्ड भी तोड़ा, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल राउंड हुआ उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया। कहाँ समझती, कहाँ चूक रह गई? तो कल का मैच काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। आई मीन 34.9 इज़ अ वेरी गुड स्कोर, बट टुडे मेरा थोड़ा स्टार्टिंग में शॉट ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट आई एम ग्लैड कि मैंने कमबैक किया। मैंने लास्ट तक हार नहीं मानी एंड आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय प्रोसेस, और बार बार जिस प्रोसेस पे फोकस करके मैं ऊपर आ गई एंड मैंने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया। क्या किसी तरह का कोई प्रेशर भी था फाइनल क्योंकि था? तो प्रेशर तो होता ही है, बिकॉज हम लोग को सबको अच्छा करना होता है, बट मैं प्रेशर पॉजिटिव उससे देखती हूँ, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है हमारा बेस्ट देने में। और अभी तक अभी प्लेइंग कंडीशंस जो हैं वो कितनी ज़्यादा बदली हैं अपने इंडिया में, क्योंकि जिस तरह से शूटिंग से हम लगातार ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी क्या कुछ बदला हुआ दिखता है आपको? तो पहले तो हमारे पास बहुत ही कम रेंजेस थी, जैसे सिर्फ दिल्ली में और भोपाल में ही मैचेस होते थे, बट यहाँ पे उत्तराखंड की रेंज देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और भी मैचेस हो सकते हैं। इतना अच्छा उन्होंने रेंज बांधा है, बिल्कुल अच्छे नए सिस्टम्स लगाए हैं। तो आई थिंक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, स्पेशली शूटिंग रेंज, एंड अच्छा है, हमें और अलग अलग रेंजेस पे ट्रेन करने को मिलेगा, अलग अलग रेंजेस का एक्सपोजर मिलेगा,
तो ये काफ़ी अच्छा है हमारे देश के लिए। शूटर्स का वैसे भी काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, तो अभी आपका आगे क्या रहने वाला है? तो अभी हमारे सिलेक्शन ट्रायल्स होने वाले हैं दिल्ली शूटिंग रेंज पर। अभी 1 वीक ही है बस, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएंगे। वर्ल्ड कप्स को लेकर के क्या कुछ प्रिपरेशन है? तो आई थिंक अप्रैल से हमारे वर्ल्ड कप स्टार्ट है। अभी ऑफिशियल कैलेंडर नहीं आया है तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट आई थिंक वर्ल्ड कप्स अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है जो अगस्त में है। नेशनल गेम्स के इस अपने प्रदर्शन से आप संतुष्ट हैं या आपको लग रहा है कि आप गोल्ड होना चाहिए था? ऑफ कोर्स मुझे चाहिए था गोल्ड, बट कोई बात नहीं, मैं इन चीज़ों से सीखूंगी और आगे और मेहनत करूंगी। बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है रमिता जिंदल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपना ये जो प्रदर्शन है उनका, उससे वो थोड़ी सी असंतुष्ट है, लेकिन साथ ही मान रही है कि सीखने से काफ़ी कुछ अच्छा प्रदर्शन जो है उसमें भी निखार आता है। और लगातार जब आप खेलते हैं तो उसकी जो एक कहना चाहिए जो मैच्योरिटी है वो आपके खेल में भी दिखती है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, देहरादून, उत्तराखंड। और इसके साथ ही समाचार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।